Hello, my dear students. I welcome you all in today's warm session of Prepex IQ classes. As you all know, I'm your host Akib sir, and I will be teaching you English for class 10th, which is the 12th series of J.K. Bose, particularly for class 10th. My dear students, अभी तक हमने इस वाली सीरीज में हमने पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। वो आपको हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। आप चैनल को विजिट कीजिए और उस सीरीज में से आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है हमने सीक्वेंस में पहले चैप्टर से स्टार्ट किया है। सो आज हम पहुंचे हैं अपने थर्ड चैप्टर पे। आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक, which is a which is not only taught in Kashmir, not only in India, but it's a worldwide famous story. स्टोरी का टाइटल आप देख सकते हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और लिखी किसने है? एन फ्रैंक। ये एक छोटी लड़की की स्टोरी है जिसको अपने बर्थडे पे एक डायरी गिफ्ट की जाती है उसके फैमिली की तरफ से। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो उस डायरी में अपनी जो कि हम डायरी में अपनी लाइफ के रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं, वो सारा कुछ उसमें वो एंटर करती है, वो सारी चीज़ें उसमें वो लिखती है। सो फर्दर स्टोरी में होता क्या है, स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन से हैं, स्टोरी कैसे रोटेट होती है, सारा कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो लेक्चर में। सो लेक्चर के एंड तक हमारे साथ बनिए रहे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द डिटेल अबाउट आवर ऑथर। हमारी जो ऑथर है उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। इनका फुल नेम है एनालिस मैरी एन फ्रैंक, जो कि शॉर्ट फॉर्म में हम एन फ्रैंक से हम इनको जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929। कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट, ये जर्मनी में एक सिटी है, वहीं पे। और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? जर्मनी में ही इनकी डेथ हुई थी। असल में इनकी डेथ जो है वो दैट इज अ बिट कंट्रोवर्शियल, क्योंकि इनकी डेथ एक ऐसे टाइम पे होती है दैट इज एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1945 में इनकी डेथ हो जाती है। ये जो आप इस जगह को देख रहे हैं, इस नाम को देख रहे हैं, बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप, ये असल में एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनको पकड़ के लिया जाता है। इनके साथ क्या होता है, ये असल में जर्मनी बॉर्न ज्यूश गर्ल होती है, एक ज्यूश फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। और उस टाइम पे जर्मनी के हालात कुछ ठीक नहीं होते हैं। जर्मनी में अगर आपको इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा पता होगा, जर्मनी में उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिटलर पावर में आ गया था। और हिटलर ने क्या किया था, उसने एक ऑर्डर जारी किया था कि जर्मनी में जितने भी ज्यूज हैं उनको कत्ल किया जाए। सो बाय रिलीजन शी वाज आल्सो ज्यूश। तो ये अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरी कंट्री में पनाह लेने जाते हैं। लेकिन वहाँ इनके साथ क्या होता है, इनको वहाँ से फिर अल्टीमेटली पकड़ लिया जाता है और इनको डाला जाता है कंसंट्रेशन कैंप्स में, और फिर इनके साथ वहाँ पे काफ़ी जुल्म होता है, और इवेंचुअली शी डाइज इन दैट कंसंट्रेशन कैंप। नेशनलिटी जो कि हमने अभी डिस्कस किया, जर्मनी में ये इसकी बर्थ हुई थी और ज्यूश रिलीजन से ताल्लुक़ रखती थी। इनकी फेमस वर्क बस यही एक है, क्योंकि जब जब एनी फ्रैंक की डेथ हुई थी, ये उस टाइम पे खाली 15-16 साल की लड़की थी, मतलब छोटी ही थी बहुत। तो इसने कुछ ही टाइम पहले लिखना स्टार्ट किया होता है, और ये जो डायरी इसको मिली होती है वही डायरी इसने कंप्लीट की होती है, और उसके बाद ही इसकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज द ओनली वन एंड ओनली वर्क नोन ऑफ एन फ्रैंक। ये पब्लिश किसने की होती है? ये इसके फादर, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक होता है। ये खाली इनकी फैमिली में से सिर्फ इनके फादर बच जाते हैं, बाकी इनके सभी फैमिली मेंबर्स को कैप्चर किया जाता है और इनको मार दिया जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली इनके फादर बच जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी की इस डायरी को ढूंढते हैं, फिर वो लोकेट करते हैं उसको, और इतना ही नहीं, वो उसको पब्लिश कराने के लिए बहुत से स्टेप्स लेते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश कराते हैं। सो स्टोरी आगे क्या है वो हम जानेंगे आगे। And this is, as you know, this is the epigraph of in your textbook, just before the start of the original text, and it basically gives the central idea about all what is written in this entire chapter. इस पूरे चैप्टर में क्या लिखा गया होता है वो हमें इस एपिग्राफ से पता चलता है। Annie talks to her friends about ordinary everyday things. देखिए, एनी जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ रोज़मर्रा की बातें करती रहती है, ऑर्डिनरी जो भी आम फहम सी चीज़ें होती है उनके बारे में बातें करती रहती है। जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी, चाहे पर्सनल हो या पब्लिक, जो भी कन्वर्सेशन हो, जो भी बातें होती है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। परहैप्स शी इज इन सर्च ऑफ रियल फ्रेंड टू हुम शी कैन ओपन हर हार्ट। लेकिन फ्रेंड्स होने के बावजूद भी इसको कोई रियल फ्रेंड नहीं होती है।
ये अपने आप को समझिए कि एक अनलकी मानती है खुद को, क्योंकि ये सोचती है कि मेरी कोई रियल फ्रेंड नहीं है इस दुनिया में। भले ही ये बहुत सारे लोगों को जानती है, लेकिन इसकी कोई रियल फ्रेंड नहीं होती है जिससे अपनी ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर कर सके, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को शेयर कर सके। शी फाइंड्स अ फ्रेंड एंड कॉल्स इट किटी। उसको एक दोस्त मिलती है जिसको ये नाम देती है किटी। एंड किटी इज द important noun in this entire chapter. It's the diary which she does not just write the facts but also pens down her most intimate feelings. ये किटी कोई लड़की नहीं होती है, कोई लड़का नहीं होता है, कोई फीमेल नहीं होती है। ये एक डायरी होती है जो उसको मिली होती है और ये उस डायरी को नाम देती है किटी। और इसी किटी में ये सारा कुछ लिखती है, जो भी इसकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, या जो भी कुछ इसकी लाइफ में चल रहा होता है, वो सारा कुछ इसी डायरी पे लिख लेती है। In this lesson, she also provides a brief sketch of her life and the emotional association with her grandmother. और इस पूरे चैप्टर में वो पहले तो अपना वो इंट्रोडक्शन वगैरह करती है, अपने लाइफ के बारे में, जो उसकी फैमिली का स्ट्रक्चर होता है, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताती है। और उसका एक और चीज़ है इसमें बयान करती है कि जो इसकी ग्रैंडमदर के साथ इसका बॉन्ड कितना अच्छा था, कितना गहरा बॉन्ड था। She also presents a picture of a classroom situation in which Mr. Keesing, maths teacher, is annoyed with her and assigns her to write an essay on a chatterbox. इतना ही नहीं, घर की डिटेल्स को छोड़ के ये कुछ और भी लिखती है। वो क्या होता है, ये अपनी क्लासरूम की सिचुएशन को यहाँ पे प्रेजेंट करती है, और अपने एक टीचर जिनका नाम मिस्टर किसिंग होता है, जो कि इनके मैथ्स टीचर होते हैं, उनके बारे में भी ये इसमें थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, बताते हैं उनके बारे में। वो टीचर क्या होता है, असल में ये इनके मैथ्स टीचर होते हैं, लेकिन ये एनी से बहुत परेशान हो गए होते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लास में बहुत बक बक करती रहती है, बहुत बातें करती रहती है। उस वजह से जो मिस्टर कीसिंग है, ये इसको ऑन एंड ऑन असाइनमेंट्स देते थे एज पनिशमेंट। और फिर ये कहते थे कि आप उन एसेज को लिख के ले आना। और एसेज के टाइटल होते थे, कभी तो चैप्टर बॉक्स होता था, कभी कुछ और होता था, वो जो कि स्टोरी में ऑलरेडी हमें देखने को मिलेगा, वो सारा हम देखेंगे। She, however, justifies being a chatterbox in her essay that makes Mr. Keesing allow Annie to talk in the class. लेकिन ये क्या करती है, ये इतनी क्लेवर होती है, इतनी उसको इतनी विजडम होती है कि ये अपनी उस आदत को, जो कि इसकी बातें करने की आदत होती है, बक-बक करने की आदत होती है, ये उस चीज़ को जस्टिफाई करती है। इस चीज़ को सही बताने के लिए वो उस जो उसको एक असाइनमेंट मिलता है, चैटर बॉक्स, उसमें क्या करती है, उसमें ये करती है कि ये अपनी इस आदत को पॉजिटिव वे में प्रेज़ेंट करती है, एक अपने उस टीचर के सामने। तो फिर क्या होता है, फिर वो टीचर जब उसका रिस्पॉन्स देता है, वो जब इसका रिस्पॉन्स देखता है, तो वो खुश हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो उसको क्लास में बातें करने की इजाज़त देता है। सो नाउ लेट्स जंप टू द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टेक्स्ट, जो कि आपकी बुक में भी ओरिजिनल टेक्स्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कहती है कि डायरी लिखना मेरे लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है। क्यों? Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. कि देखिए, नॉट ओनली मी, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी, जब मैं ये डायरी लिखना शुरू करूंगी, उसके बाद, उसके कुछ टाइम के बाद, जब लोगों को मेरी ये कहानी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, तो शायद लोग उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लोगों का ये अपने आप को भी बताती है कि शायद मैं भी नहीं, मेरे साथ-साथ बाकी लोगों को भी इसे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होगा कि एक छोटी-सी बच्ची, 13 साल की बच्ची के थॉट्स के बारे में जानने के लिए। मतलब ये सोचती है कि एक 13 साल की लड़की क्या ही लिख सकती है, कि ये एक वर्ल्ड व्यू होगा कि एक छोटी लड़की कुछ ज़्यादा लिख नहीं सकती है। ओह वेल, इट डज़न्ट मैटर। खैर जो भी है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई फ़ील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माय चेस्ट। कहती है कि खैर अब बात जो भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिखने की ज़रूरत है, मुझे लिखना चाहिए, और अ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लिखने की, ताकि मेरे सीने पे जो बोझ है, मेरी जो ये इमोशंस है, मेरी जो ये फीलिंग्स है, ये कम होने चाहिए। ये जो मेरे सीने पे बोझ बन के बैठी है, मैं इन सभी मुश्किलात को, मैं इन सभी फीलिंग्स को उतार देना चाहती हूँ। Paper has more patience than people. This is perhaps the most beautiful line in this entire chapter. Paper has more patience than people. हालांकि पेपर जो है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, बट पीपल दे आर लिविंग। पेशेंस लोगों में होता है, पेपर में नहीं। बट यहाँ पे इसने ये जो सेंटेंस बताई है, जो इसने यहाँ पे ये बात बोली है, दिस हैज अ डीपर मीनिंग। कि ये कहती है कि पेपर जो होता है, उसको बहुत ज़्यादा सब्र होता है बनिस्बत के लोगों से।
क्योंकि अगर आप भी अपनी स्टोरी किसी अपने फ्रेंड से बोलेंगे ऑन एंड ऑन, आप एक ही चीज़ कंटिन्यूअसली अपने फ्रेंड्स को बोलते रहेंगे, तो वो ऑब्वियसली वो बोर होते रहेंगे जब आप रोज़ उनको एक ही चीज़ बताते रहोगे। लेकिन पेपर पे ऐसा नहीं है, आप पेपर पे जितना चाहो लिख सकते हो, जो चाहे लिख सकते हो। पेपर वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं देता है। सो इस वजह से उसको लगता है कि हाँ, पेपर लोगों को बताने से बेहतर है मैं पेपर में ही सारा कुछ लिख डालूँगी। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. कहते हैं कि ये चीज़ मेरे दिमाग में उन दिनों आई जब मैं घर पे होती थी, बोर होती थी, मुझे मन नहीं होता था कुछ काम करने का, मैं काफ़ी परेशान सी रहती थी। बस मैं यही सोचती रहती थी कि क्या मैं बाहर जाऊँ या क्या मैं घर से बाहर चले जाऊँ, घूमने जाऊँ, खेलने जाऊँ या मैं घर के अंदर ही रहूँ। I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience. And since I'm planning to let anyone else read this step back notebook grandly referred to as a diary. लेकिन आखिरकार मैं क्या करती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं वहीं पे बैठ जाती हूँ, मैं वहीं पे रुक जाती हूँ जहाँ मैं होती हूँ। मैं इसी चीज़ के बारे में सोचती रहती हूँ कि हाँ, पेपर में सच में पेशेंस होता है। लोगों से ज़्यादा पेशेंस पेपर में ही होता है। और क्या कहती है, एंड सिंस आई एम प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। और ये कहती है कि मैं जो इसको ये डायरी मिली है जिसमें अब ये लिखना शुरू करती है, कहती है कि मैं तब तक ये अपने पास ही रखूंगी, मैं तब तक किसी को ये डायरी शेयर नहीं करूंगी, किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी जब तक मुझे कोई ऐसी रियल फ्रेंड नहीं मिलेगी, मेरी कोई सच्ची दोस्त नहीं बनेगी, तो तब तक मैं ये डायरी किसी को नहीं दूंगी। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब ये एक रीजन देती है कि मेरा जो ये डायरी लिखने का शौक है ये क्यों हो गया, इसकी क्या वजह थी कि मुझे अपने मतलब फ्रेंड्स पे या लोगों पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, इस वजह से इसने ये डायरी लिखनी शुरू की। रीज़न यही है कि आई डोंट हैव अ ट्रू फ्रेंड, मेरी कोई सच्ची दोस्त नहीं है, उसकी कोई ट्रू फ्रेंड नहीं होती है, क्लोज फ्रेंड नहीं होती है जिसके साथ है अपनी सारी लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें होती है, कोई इंटीमेट चीज़ें होती है, पर्सनल चीज़ें होती है या इमोशंस थॉट्स फीलिंग्स जो भी होती है वो शेयर नहीं कर पाती है दूसरों के साथ, इसको भरोसा नहीं होता है बाकी लोगों पे, तभी जाके ये डायरी लिखने का काम शुरू करती है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. आपको और अच्छे से बता दूं कि इस चीज़ पे तो कोई भरोसा नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की जो है वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, ये तो भरोसा करने के लायक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये फिर उसके बाद बोलती है, एंड आई एम नॉट, आई हैव 11 पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। कहती है कि हाँ मैं फिर खुद ही कहती है कि मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी एक फैमिली होती है, बहुत ही अच्छी फैमिली होती है, प्यार करने वाली फैमिली होती है, और एक बहन होती है जिसकी उम्र 16 साल होती है, और इसके बावजूद कुछ ऐसे 20-30 लोग होते हैं जिनको ये जानती रहती है, जिनको ये फ्रेंड बोलती है, लेकिन तब भी इतने लोगों को जान के भी ये किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती है। आई हैव फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। कहते हैं कि मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरी रिलेटिव्स हैं, मेरी ऑन्ट्स है जो कि चाहे फादर के साइड से या मदर के साइड से रिलेटिव्स भी है, और क्या है, एंड ए गुड होम, और मेरे पास एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माय वन ट्रू फ्रेंड। ऐसे ऊपर ऊपर से देखने से लगता है कि शायद हाँ, मेरे मेरे पास सब कुछ है, हर कोई चीज़ है मेरे पास लोग भी है, फ्रेंड्स भी है, फैमिली भी है, लेकिन एक चीज़ के बजाय, एक चीज़ के सिवाय मेरे पास सब कुछ है। वो चीज़ क्या है? अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्ची दोस्त, एक क्लोज फ्रेंड मुझे नहीं है इस दुनिया में। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। और फ्रेंड्स के साथ क्या तस्वर करती है कि जब मैं कभी भी फ्रेंड्स के साथ जब कभी मेरे फ्रेंड्स होंगे, फिर मैं यही सोचती रहती हूँ कि हमारा जो वो टाइम होगा वो काफ़ी अच्छा बीतेगा जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। कहती है कि सॉरी, आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। कहती है कि उन फ्रेंड्स के साथ मैं बाकी कुछ बातें नहीं करूंगी, बस वही बातें जो कि हम
डेली बेसिस पे अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। नॉर्मल नॉर्मल जो बातें होती है हमारी लाइफ के बारे में, एवरीडे थिंग्स जो भी होती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, वही सब बातें करूंगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे फिर ये एक रीजन देती है कि क्यों इसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, कि शायद ये अपनी फ्रेंड से उतना क्लोज नहीं हो पाती है, शायद इसकी फ्रेंड इसके साथ उतना क्लोज नहीं हो पाती है। तो यही वजह है कि इसकी कोई फ्रेंड नहीं है, तो यही वजह है कि इसने फिर डायरी लिखनी शुरू क्यों की। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। फिर कहती है कि शायद ये मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे पे उतना भरोसा नहीं करते हैं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। अब चाहे जो भी मसला हो, चाहे इसमें कोई गलती है या चाहे बाकी फ्रेंड्स उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं होंगी, अब जो भी रीजन हो, बात यही है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। ये चीजें तो चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक इंसान की एक जो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। सपोज अगर किसी इंसान को किसी सपोज लोगों पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं है, तो कोई इंसान, कोई दूसरा इंसान लाख कोशिशें भी करे, वो उसकी इस आदत को चेंज नहीं कर सकता है, वो उसकी इस थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकता है, जब तक वो खुद अपने अंदर में चेंज ना ला सके। दिस वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही वजह है कि मैंने ये डायरी लिखनी शुरू क्यों की, क्योंकि यही वजह है कि इसकी कोई रियल फ्रेंड नहीं होती है जिस पे ये भरोसा कर सके, या वो फ्रेंड जो इस पे भरोसा कर सके। इस वजह से यही एक वजह है कि इसने ये डायरी लिखनी शुरू क्यों की। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. अब ये इस डायरी के बारे में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के इसको पेश करती है। कहती है कि इसकी इमेज बेहतर बनाने के लिए, जो कि मेरी इमेजिनेशन में है, कि ये सिर्फ डायरी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड भी है। अब ये डायरी को ही अपना फ्रेंड समझती है। क्या कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बाकी लोगों की तरह इसमें सिर्फ लिखते जाऊं, जो भी नॉर्मल डे टू डे थिंग्स होती है, मैं सिर्फ वही चीज़ें इसमें एंटर करूं, जैसा कि बाकी लोग सारे लोग करते हैं अपनी डायरीज में। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी हमेशा दोस्त बन के रहे, और इस फ्रेंड को मैं नाम देती हूँ किटी। ये जो इसकी डायरी होती है, जिसको ये अपना फ्रेंड बना लेती है, इसका ये नाम रखती है किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कहती है कि अगर मैं अब ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे इसमें लिखना शुरू कर दूं, कोई भी इवेंट इसमें लिखना शुरू कर दूं, कोई भी एपिसोड इसमें लिखना शुरू कर दूं, तो शायद वो लोगों को समझ नहीं आएगा। तो बेहतर है कि मैं अपनी लाइफ का एक स्केच इसमें पहले डिफाइन करूं। मैं अपनी लाइफ के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दूं, उसके बाद आपको बाकी सारी चीज़ें खुद ही समझ आएंगी। हालांकि अपनी लाइफ का जो ये इसको कैरेक्टरिस्टिक जिसमें डिफाइन करना है, ये चीज़ें इसको पसंद नहीं आती है। ये कहती है कि ये चीज़ें बोरिंग होती है, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन तब भी लोगों को समझाने के लिए ये पहले अपनी लाइफ का अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन देती है। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. पहले अपने फादर का इंट्रोडक्शन देती है, फादर को इंट्रोड्यूस करके कहती है कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार करने वाला बाप इसको मिला है। तो उसकी शादी इसकी मदर से होती है जब इसके फादर की एज होती है 36 और इसकी मदर की एज होती है 25। इस एज पे इसके पेरेंट्स की शादी हो गई होती है। माई सिस्टर मार्गो वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। इसकी जो एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम मार्गो होता है, उसका जन्म कहाँ होता है? जर्मनी में ही, उसी फ्रैंकफर्ट शहर में उसकी बर्थ होती है 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। और उसके 3 साल बाद एनी की बर्थ होती है, 1929 में इसकी बर्थ होती है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। और 4 साल तक ये फ्रैंकफर्ट में ही रहती है। माय फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और फिर इसके बाद इसके फादर माइग्रेट हो जाते हैं वहां से, वो चले जाते हैं जर्मनी से, वो जाते हैं हॉलैंड। हॉलैंड जो है ये नीदरलैंड्स में एक प्रोविंस है। माय मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और उसके बाद क्या होता है, उसी साल सितंबर में इसकी माँ भी अपने हस्बैंड के साथ हॉलैंड चली जाती है। While Margot and I were sent to Aiken to stay with our grandmother. इसकी बहन जो होती है मार्गो, और
एनी, इन दोनों को भेजा जाता है एकिन। एकिन जो है वो जर्मनी में एक एरिया है, एक विलेज है, वहीं पे इनको भेजा जाता है जहाँ पे इनकी ग्रैंडमदर होती है। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. उसके बाद क्या होता है, जो मार्गो होती है उसको दिसंबर में भेजा जाता है हॉलैंड, और उसके कुछ 2-3 महीने बाद फरवरी में एनी को भी लिया जाता है हॉलैंड। इवेंचुअली ये एक एक करके सारे हॉलैंड ही चले जाते हैं, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले ही चले गए होते हैं। फिर इनको अपनी ग्रैंडमदर के पास रखा जाता है और कुछ टाइम के बाद इन दोनों को भी वहीं लिया जाता है। और कहती है कि यहाँ पे एक फन वे में खुद को प्रेजेंट करती है कि जैसे मुझे वहाँ हॉलैंड ले जाया गया तो मुझे ऐसे टेबल पे रखा गया जैसे किसी खिलौने को रखा गया, मेरी बहन को जैसे मेरे पेरेंट्स ने ऐसे बर्थडे प्रेजेंट दिया हो। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टसरी नर्सरी स्कूल, और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की मॉन्टसरी नर्सरी स्कूल में। एक किंडरगार्टन स्कूल होता है, जो बच्चों के लिए स्कूल्स होते हैं, मॉन्टसरी किंडरगार्टन वगैरह, वहीं पे अपनी एजुकेशन शुरू करती है। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और 6 साल तक ये वहीं पढ़ती है। एट विच टाइम आई स्टार्ट इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस टाइम पे ये कौन सी क्लास में होती है? फर्स्ट क्लास में होती है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, वही है ये। ये उस टाइम पे फर्स्ट फॉर्म में होती है। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिस क्यूप्रस, और जब ये 6th क्लास में जाती है उस टाइम पे इसकी एक टीचर होती है जिसका नाम होता है मिसेस क्यूप्रस, द हेडमिस्ट्रेस। ये इनकी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस होती है। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर ऑलरेडी वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और उस साल के जिस टाइम पे ये 6th में होती है, उसी साल के एंड में इसके स्कूल में फेयरवेल होता है। मतलब कि वो जो स्कूल है वो 6 स्टैंडर्ड तक ही होता है, उसके बाद इनको दूसरे स्कूल में माइग्रेट होना पड़ता है। जैसे कि हमारे साथ भी हुआ होता है, या मतलब आप अभी 10th में हो, तो अगर आप किसी हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो ओबियसली 10th के बाद आपको अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा, आपको वहाँ से फेयरवेल मिलेगा, और उसके बाद आपको किसी नए स्कूल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहती है कि उस साल के एंड पे हम दोनों की आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि वो फेयरवेल का टाइम था, हमारे स्कूल से निकलने का टाइम था। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. 1941 के समर में क्या होता है, इनकी जो ग्रैंडमा होती है वो बीमार पड़ जाती है, और उसके साथ साथ उसको सर्जरी भी करवानी पड़ती है। और क्या कहती है, तो उस साल का जो बर्थडे था उसमें हमने कुछ ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं की थी। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और इसके अगले साल 1942 में इसके ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता है कि मैं उसके बारे में कितना सोचती हूँ आज भी, और आज भी मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। नो डाउट शी हैज डाइड बट माई लव हैज नॉट सीज्ड फॉर हर। दिस बर्थडे celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. कहती है कि अब जो 1942 वाला बर्थडे मेरा आया वो इस तरीके से मनाया गया ताकि जो पिछले साल वाला बर्थडे था जिसमें हमने थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन की थी, उस चीज को कंपेंसेट करने के लिए इस बार का बर्थडे थोड़ा सा उसे ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट किया गया। और क्या हुआ कि ग्रैंड माँ के लिए भी एक कैंडल हमने अपने बर्थडे केक पे ऐड किया था। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और अब ये अपनी ये फैमिली का जो ये स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, ये सारी कुछ डिटेल इसने बताई है, और कहती है कि आज भी हम अब जितने 4 फैमिली मेंबर्स है, ये आज भी बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर ये उस डेट को मेंशन करती है जिस डेट से इसने ये डायरी लिखनी शुरू की होती है। हालांकि उसी दिन शुरू की होती है, लेकिन पहले ही अपनी फैमिली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती है। और उस दिन क्या होता है जिस दिन इसने ये डायरी शुरू की होती है, 20 जून 1942, एंड सोलमेंट डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। ये इसको एक सेरेमनी के तौर पे, एक सीरियस सेरेमनी के तौर पे इसको ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को। डियरेस्ट किटी, our entire class is quaking in its boots. This is an idiomatic expression, quaking in its boots. कहता है कि हमारा पूरा जो क्लास था उसमें कैसा एटमॉस्फेयर था, इट वॉज क्विकिंग ऑन इन इट्स बूट्स। इसका मतलब है, इस एक्सप्रेशन का मतलब है शेकिंग और ट्रेम्बलिंग आउट ऑफ एक्सट्रीम फेयर। मतलब इनकी क्लास में डर का माहौल होता है, जो स्टूडेंट्स हैं ये काफी डरे हुए होते हैं। क्यों, किस चीज से? द रीजन ऑफ कोर्स इज द forthcoming मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will be kept back. रीजन क्या होता है इनके डर का, कि
आगे आने वाली कोई मीटिंग होती है इनके टीचर्स की, जिसमें इनको वो ये डिसाइड करेंगे कि किस स्टूडेंट को वो प्रमोट करेंगे दूसरी ग्रेड में और किस स्टूडेंट को वो अ, पीछे वाली अपनी एग्जिस्टिंग ग्रेड में ही रखेंगे। मानो कि एक रिजल्ट वाला टाइम होता है इनका। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और इस चीज को लेके हमारा जो आधा क्लास है वो शर्तें लगाने में बिजी है। कोई कहता है कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, ऐसी मतलब कोई कहता है कि मैं पास नहीं हो जाऊंगा, मतलब ऐसी ऐसी शर्तें लगाते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच। जियन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सियन एंड जैक्स। इनकी क्लास में दो लड़के होते हैं, एक का नाम होता है सियन और दूसरा है जैक्स। कहती है कि ये दो लड़के जो है हम इन पे हंस रहे होते हैं। इसकी एक फ्रेंड होती है, इसकी क्लासमेट होती है जीएन। जीएन और एनी बहुत ना उस सिली तरीके से हंस रहे होते हैं इन दो लड़कों पे। क्यों? वो क्या कर रहे होते हैं? who have staked their entire holiday savings on their bet। उन्होंने जो उनकी हॉलीडेज की पूरी जो पॉकेट मनी होती है, जो उनका सारी सेविंग्स होती है, उन्होंने वो दाव पे लगाई होती है, शर्त में लगाई होती है। क्यों? क्योंकि इसी रिजल्ट को लेकर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। कहते कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे क्लासरूम में यही डिस्कशन होता रहता है, यही बातें घूमती रहती है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कहता है कि नहीं तुम पास हो जाओगे, वो वहां से कहता है नहीं मैं पास नहीं हो जाऊंगा, लेकिन ये यहाँ से इंसिस्ट करता है, वो वहां से इंसिस्ट करता है। तो यही चीजें, इन्हीं चीजों पे बेट वगैरह लगी रहती है हमारी क्लास में। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माय एंग्री आउटबर्स्ट्स कांट काम देम डाउन। ये जो उसकी फ्रेंड है ये जीएन, कहती है कि वो उनको रिक्वेस्ट करती है कि चुप हो जाओ। यहाँ कभी कभी एनी जो है वो चिल्ला के, वो गुस्से में उनको कुछ बोलती है, कुछ ऊंची आवाज में बोलती है, लेकिन तब भी वो चुप लेने का नाम नहीं लेते। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। देखिए, हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए कि कितने स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है नेक्स्ट ग्रेड में, तो मुझे लगता है कि हमारे क्लास का एक हिस्सा है जो कि वो डमी स्टूडेंट्स जैसे है, जो कि वो बुद्धू स्टूडेंट जैसे है। तो मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट्स को इसी क्लास में रखना चाहिए, उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन कहती है कि टीचर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स है इस अर्थ पे। मतलब कि ये बात इसने क्यों बताई है कि टीचर्स जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है? ये कोई तंज नहीं है टीचर्स पे। ये इसका अपना एक व्यू पॉइंट है कि जो टीचर्स का मूड आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। टीचर्स के माइंड में क्या चल रहा होता है, जैसे कि अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करती है कि मेरे ख्याल में अगर माना जाए तो आधे क्लास को ऐसे ही रखा जाए, उनको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन टीचर्स का कुछ डिफरेंट डिसीजन हो सकता है। जो स्टूडेंट्स को लगते हैं कि ये डमी स्टूडेंट्स है, लेकिन टीचर्स को अपने तरीके से वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स लगते होंगे या अच्छे स्टूडेंट्स लगते होंगे, तो वो उनको प्रमोट कर सकते हैं। नो डाउट इनका इनकी थिंकिंग क्या है। सो इस वजह से ये कहती है कि टीचर्स जो है ये काफी अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि इनका मूड प्रिडिक्ट करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। अभी एनी कहती है कि मुझे तो अपनी टेंशन नहीं है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, और ना ही मेरी फीमेल क्लासमेट्स की कोई टेंशन है। हम तो पास हो जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम तो दूसरे ग्रेड में प्रमोट हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। बस एक ही सब्जेक्ट की मुझे परेशानी है, वो कौन सा है? मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। खैर, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, हम वेट करने के बजाय और कोई काम नहीं कर सकते। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट लूज हर्ट। और तब तक, जब तक हमारा रिजल्ट आ जाता है, पूरा डिसीजन आ जाता है स्कूल की तरफ से, तब तक हम एक दूसरे को बस मोटिवेट कर सकते हैं कि आप डिसअपॉइंट ना हो, आप अपना दिल छोटा ना करें। सो दीज थिंग्स वी कैन टेल टू ईच अदर। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। कहते हैं कि मेरी अपनी टीचर्स से बहुत अच्छी खासी बनती है, हर किसी टीचर के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। अब ये अपने टीचर्स का स्ट्रक्चर बताती है कि कितने टीचर्स होते हैं। टोटल में 9 होते हैं, उनमें से 7 जो होते हैं वो मेल्स होते हैं, और 2 जो है वो फीमेल्स होती है। Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much। मिस्टर कीजिंग होता है एक इनका टीचर जो होता है, वो इनको इनका मैथ टीचर होता है। उसको ये थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि ओल्ड फॉगी मतलब कि वो ओल्ड फैशन होता है जो हमें मैथ पढ़ाता है। लेकिन मैथ पढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, और एक चीज होती है कि वो एनी से काफी परेशान हुआ होता है। बहुत सालों से वो एनी से परेशान हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा बकवास करती रहती है, बक बक करती रहती है, जो कि किसी भी क्लास में कोई ऐसा बच्चा होता ही होता है।
After several warnings, he assigned me an extra homework. बहुत सारी वार्निंग्स दे के जब मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे लिख के लाओ, और ऐसे का टाइटल क्या था? ए चैटर बॉक्स। और चैटर बॉक्स जो है, ये हम सार्केस्टिकली यूज करते हैं उन स्टूडेंट्स या उन पर्सन्स के लिए जो ज्यादा बातें करते हैं। तो इसकी टीचर ने इसको यही नाम दिया था और कहा था कि आप इस वाले टाइटल पे एक ऐसे लिख के आओ। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? अब ये खुद से कंफ्यूज हो जाती है कि एक चैटर बॉक्स पे एक इंसान क्या ही लिख सकता है। ये तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं लगता है कि जिसपे आप कोई चीज लिख सकते हैं। आई वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइड। मैंने सोचा कि इस बारे में बाद में सोचूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। लेकिन मैंने ये जो टाइटल सर ने बताया, मैंने वो अपनी नोटबुक में लिखा, नोटबुक को बंद किया और अपने बैग में रख के मैं खामोश हो गई। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। कहते कि उस टाइम जब मैं घर चली गई, जब मैंने अपना सारा होमवर्क खत्म किया, तो अब मैंने बाकी सारी जो नोटबुक्स वगैरह थे वो बंद किए थे, तो एक नोट की तरफ मुझे नजर पड़ी। वो नोट कौन सा था? यही वाला नोट था जिसपे इसको बोला गया था कि आप चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिख के आओ। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल चिंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। और मैं इसी बारे में सोचती रही कि मैं इस बारे में क्या लिख सकती हूँ, मतलब मैं अपने इस टॉपिक को कैसे ना वो परसुएसिव कैसे बना बना सकूं, ताकि मेरे जो टीचर है वो इस बात को मान जाए। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कहते हैं कि अगर आप नॉर्मली तौर पे कोई भी इंसान, अगर आप किसी भी इंसान को बोलोगे कि आप चैटर बॉक्स पे कोई ऐसे लिख के लाओ, तो वो नॉर्मली तौर पे कुछ भी लिख देगा, बड़ी बड़ी स्पेसेस डालेगा बीच में, या कोई भी इधर उधर की बातें होगी वो उसमें ऐड करेगा, जो कि बाकी लोग करते हैं। लेकिन मुझे इस तरीके से कोई चीज़ नहीं लिखनी थी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा प्रिपेयर करूँ, मैं कुछ ऐसा आर्गुमेंट प्रिपेयर करूँ जिससे मेरा टीचर कन्विंस हो जाए, वो मान जाए कि ये जो बातें करने की आदत है ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब आप देखिए कि इसकी वो जो क्लेवरनेस वाला जो इसको एटीट्यूड है, वो कितना मतलब उस चीज़ को ये कितना पॉइंट आउट करती है कि हाँ, मैं एक ऐसा आर्गुमेंट पेश करूँगी कि जो मेरे टीचर है वो मुझे कभी भी फिर आगे रोकने नहीं चाहिए बातें करने पे। उनको लगना चाहिए कि जो बातें करने की आदत है ये एक अच्छी चीज़ है। I thought, and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. लेकिन मैंने बहुत सोचा मैंने इस बारे में। तो फाइनली मैंने जो मुझे असाइनमेंट मिला था, मैंने उससे रिलेटेड 3 पेजेस लिख दिए। मैंने 3 पेज का एक असाइनमेंट बना लिया और मैंने अपनी टीचर को दिखाया, और वो उस चीज़ से सेटिस्फाई हो गए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट स्ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. कहती है कि मैंने अपने आर्गुमेंट को इस तरीके से पेश किया। मैंने बताया कि जो ये बातें करने की आदत है, जो टॉकिंग वाली हैबिट है, ये एक स्टूडेंट का एक कैरेक्टर होता है, ट्रेट होता है, और मैं बहुत कोशिश करूंगी कि इस चीज़ को मैं अब कंट्रोल में रखूं, ताकि मैं ज़्यादा बातें ना करूं जिससे इसको फिर पनिशमेंट्स मिलती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहती है कि मैं इस चीज़ में चाहे कितना भी कंट्रोल करूं, शायद मैं इस चीज़ को कभी कंट्रोल ना ही कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी हैबिट थी जो कि इसको अपनी माँ से मिली थी। क्योंकि इसकी माँ जो है वो भी बहुत बातें करती थी। तो उस वजह से ये कहती है कि ये मेरी माँ से ही मुझे ये ट्रेड्स मिले हैं, ये इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो एक इंसान अपनी इनहेरिटेड ट्रेड्स को चेंज करने के लिए शायद ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। वो जो उसको अपनी पेरेंट्स से ट्रेड्स मिले होते हैं, वो उनको चेंज नहीं कर पाता। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. कहता है कि मिस्टर कीजिंग को जब मैंने अपना ये आर्गुमेंट सुनाया, तो वो काफ़ी वो तो खुश हुए, और वो मेरी उन आर्गुमेंट्स पे, मेरी उन बातों पे वो काफ़ी हंस रहे थे। और फिर अगले लेसन में क्या हुआ, जब मैंने फिर से यही सारी आदतें फिर से मैंने स्टार्ट की, उसने मुझे फिर से एक दूसरा ऐसे दिया। एंड दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार टाइटल कुछ और था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल हम कहते हैं उस चीज़ को जो कि करेक्ट नहीं की जा सकती है। मतलब कि वो असल में उसको तंज कर रहा था कि हाँ, इसको तो मैंने ऑलरेडी एक असाइनमेंट दिया है चैटर बॉक्स पे, लेकिन अब फिर से ये वही हरकतें फिर से रिपीट कर रही है।
तो इस वजह से अब इसने दूसरा असाइनमेंट क्या दिया कि इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, एक ऐसा चैटरबॉक्स जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ये असल में एनी को ऐसे टीज कर रहा था। आई handed in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. उसके बाद क्या होता है, ये वाला असाइनमेंट भी बहुत अच्छे से हैंडल करती है, और जो इसके टीचर होते हैं फिर अगले 2-3 चैप्टर्स तक, अगले 2-3 दिनों तक वो उसको कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। However, during the third lesson he had finally had enough. तो कुछ दिन गुजरने के बाद, कुछ चैप्टर्स खत्म होने के बाद, जब ये अपनी आदतों से बाज नहीं आती है तो उसके टीचर फिर से परेशान हो जाते हैं, वो फिर से इरिटेट हो जाते हैं, कहते कि बहुत हो गया, आपने बहुत बकवास कर ली। एंड फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। अब ये जो इनका टीचर होता है, जो मिस्टर कीजिंग होता है, ये बहुत परेशान होता है इससे और कहता है कि हाँ, आपने बहुत बकवास कर ली, अब आपको एक नया असाइनमेंट मिल रहा है एज ए पनिशमेंट के तौर पे आपको एक नया ऐसे मिल रहा है। उसका टाइटल क्या है? क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। और ये जो क्वैक क्वैक वाली साउंड है, ये यूजुअली जो है वो जो डक्स होते हैं, ये उनकी साउंड्स को यहाँ पे डिनोट किया गया है, इंडिकेट किया गया है। द क्लास रोड, और ये बात सुन के पूरी क्लास में हंसी गूंज उठी। आई हैड टू लाफ टू, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माय इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटबॉक्सेस। ये देखिए, मुझे भी ये सारी बात सुन के मैं भी हंस पड़ी, मुझे भी हंसी आ गई ये बातें सुन के। क्यों? क्योंकि मेरी जितनी भी इनोवेशंस थी, मेरी जितनी भी क्रिएटिविटी थी वो मैंने ऑलरेडी खत्म की थी इन चैटर बॉक्स वाले चैप्टर्स, इन चैटर एसेज पे। अब मेरे पास ज्यादा कुछ लिखने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि जो भी स्किल्स मुझ में थी, जो भी क्रिएटिविटी थी, वो मैंने ऑलरेडी सारी एग्जॉस्ट की थी बाकी एसेज पे। अब शायद मेरे लिए उतना कुछ रहा नहीं था लिखने के लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। और अब ये कुछ ऐसा टाइम था जो जिसके बारे में कुछ ऐसा लिखने की जरूरत थी जो कि बिल्कुल ओरिजिनल लगता, जो कि लगता कि हाँ, इस चीज से बात बन सकती है। कोई ऐसा आर्गुमेंट प्रोवाइड करना था जिससे टीचर सेटिस्फाई हो जाए पूरी तरह से। माई फ्रेंड सैम, हु इज गुड एट पोइट्री, ऑफर्ड मी टू हेल्प राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, एंड आई जंप फॉर जॉय। यानी कि मेरी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम सैम होता है, वो पोइट्री में अच्छी होती है, उसको शायद पोइट्री का शौक होगा, उसको पोइट्री वगैरह करनी आती होगी। तो कहती है कि मैंने उससे इस बारे में बोला तो उसने मेरी हेल्प की, इस वाले ऐसे में उसने मेरी काफी हेल्प की। उसने क्या बोला? उसने कहा कि तुम ये वाला ऐसे लिखो इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, वर्स बाय वर्स, जैसे कि पोइट्री में वर्सेस होती है, लाइंस होती है। सो कहती है कि आप स्टार्टिंग से एंड तक इसको एक पोइट्री की फॉर्म में लिखो। और ये बात सुन के मैं काफी खुश हो गई। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। यानी कि ये वाला टॉपिक देके, ये वाली पनिशमेंट देके, ये वाला असाइनमेंट देके मिस्टर कीजिंग जो है ये मुझ पे एज ए टीज कर रहे थे, एज ए जोक कर रहे थे मुझ पे, लेकिन मैं ऐसा आर्गुमेंट पेश करूंगी कि ये जोक उल्टा उन्हीं पे लग जाए। आई फिनिश्ड माई पोइम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने ये जो पोइम है ये सारी लिखी, ये जो मुझे ऐसे मिला था मैंने इसको एक पोइम के फॉर्म में लिखा, और ये बहुत अच्छी बनी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन विद 3 बेबी डकलिंग्स that were bitten to death by the father because they quacked too much. ये एक थोड़ी सी फनी स्टोरी इसको बनाती है। कहती है कि ये जो इसको टाइटल मिला था, ये जो इसको ऐसे मिला था, ये इसको इस तरीके से लिखती है कि पहले तो इसको पोइम में कन्वर्ट करती है, पोइम के तरीके से लिखती है, और क्या लिखती है कि स्टोरी बनाती है कि एक मदर डक होती है, एक फीमेल डक होती है, और एक फादर स्वैन होता है, और इनके 3 बच्चे होते हैं। इनके 3 छोटे छोटे बतख के जो बच्चे होते हैं, वो 3 होते हैं, और इनके पेरेंट्स होते हैं। और फनी बात यह है कि उनके साथ क्या होता था, वो जब भी वो ज्यादा बातें करते थे तो उनका जो फादर था वो उनको चोंच मार के उनको मार देता था, जब वो ज्यादा जब वो ज्यादा बकबक करते रहते थे। सो ये एक अपना जो आर्गुमेंट है ऐसे प्रेजेंट कर दिया ताकि टीचर एक तो ये पूरा एक सार्केस्टिक में बन जाए, एक पूरा वो माहौल क्रिएट हो जाए, और जो इसके टीचर है मिस्टर कीजिंग जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाए इस चीज से कि हाँ, बातें करना कितना अच्छा होता है। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। लेकिन किस्मत की बात ये थी कि मिस्टर कीजिंग ने जब ये देखा, जब ये ऐसे सुना, जब ये स्टोरी उन्होंने पढ़ी, तो उन्होंने इसको पॉजिटिव वे में ही लिया, और ये चीज देख के वो काफी हंस पड़े। He read the poem to the class. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. कहते कि उन्होंने ये पोइम पढ़ी, पूरे क्लास में बैठ के ये पूरे क्लास को सुनाई ये पोइम, अपने कुछ कमेंट्स ऐड किए,
कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बोला होगा, एंड several अदर क्लास एज वेल, और बाकी क्लासेस से भी बाकी क्लासेस को भी ये पोइम कन्वे की, वहां से भी कमेंट्स वगैरह मिले होंगे, तो वो सारा एड अप करके इन्होंने इसको और ज्यादा फन वे में प्रेजेंट किया। सिंस दे आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से जब से मैंने ये सारे काम किए, मैंने सभी एसेज को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, आर्गुमेंट्स पेश किए, और तब से लेके आज तक मुझे अब क्लास में बातें करने दिया जाता है। मैंने अपना आर्गुमेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया है, और उससे क्या हुआ, मेरी जो बातें करने की आदत थी, जो बकवास करने की आदत थी क्लास में, मुझे उस पर अब कोई रोक नहीं है। मेरे टीचर जो मेरे थे वो सेटिस्फाई हो गए मेरे आर्गुमेंट से, तो उन्होंने मुझे बातें करने की इजाजत दे दी, एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे अब बातें करने पे ज्यादा होमवर्क नहीं दिया जाता है। ऑन द कंट्री, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और उसके बरक्स आज जो मिस्टर कीजिंग है वो आजकल भी जोक्स वगैरह मारते रहते हैं अपनी क्लास में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। योर्स एनी, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन, और यही जो है चैप्टर आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। देखिए, स्टोरी का असल में जो मोटिव है वो क्या है। मोटिव बस यही है कि पहले तो इसमें मतलब कुछ चीज़ें ऐसी, अगर आप स्टार्टिंग में ही इस पूरे चैप्टर को अगर आप स्टार्टिंग से ही देखें, तो मतलब एनी को ज़रूरत पड़ती है कि वो उसको डायरी में लिखना ही लिखना है। क्यों? क्योंकि एक उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि वो कहती है कि मेरे पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है जिससे मैं अपनी लाइफ के बारे में सारी बातें शेयर कर सकूं। और फिर जब वो इस बारे में लिखती है, मतलब इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉन्फिडेंस होता है आपको अपनी लाइफ में। मतलब पहले वो थोड़ी सी स्केप्टिकल होती है अपने बारे में, कि वो कहती है कि अगर मैंने डायरी लिखनी शुरू की तो शायद कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा इस डायरी को पढ़ने में। लेकिन तब भी नेगेटिव थॉट्स आने के बाद भी वो रुकती नहीं है, वो इस डायरी को कंटिन्यू करती है। और उसके बाद ये डायरी इतनी फेमस हो जाती है कि पूरे वर्ल्ड में इसको बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, और ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी बन जाती है। और इसका एक और टच ये भी है कि ये जो एनी की फैमिली होती है, जो कि एक ज्यूश फैमिली होती है, और उस टाइम पे ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये जर्मनी से चले जाते हैं, क्योंकि हिटलर ने उस टाइम पे जर्मनी में एक दहशत वाला माहौल बनाया होता है। उसने सभी ज्यूज को कत्ल करने का हुक्म दिया होता है, तो फिर ये अपनी जान बचाने के लिए नीदरलैंड चले जाते हैं, वहां पे छुप जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अ, फिर जब इनकी डेथ वगैरह होती है, तो फिर इसके फादर जो है वो उस डायरी को ले आते हैं, और एज द लोन सर्वाइवर ऑफ देयर फैमिली, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ये बन जाती है कि वो इस स्टोरी को पूरी दुनिया तक पहुंचाए। और इसमें खाली इतना ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी होती है कि जिन कंसंट्रेशन कैंप्स में इनको रखा जाता है, वहाँ पे इनकी डेली लाइफ क्या है, वहाँ पे इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, वो वाले एंट्रीज भी इस डायरी में होती रहती है, लेकिन वो इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया है। तो इस चैप्टर में जितना हमें पढ़ने के लिए मटेरियल था, वो हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, वी हैव started well and we have ended well from sentence first to the last sentence. I hope आपको ये सारा अच्छे से समझ आया होगा, और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। और अगर आपको हमने जो ये सीरीज स्टार्ट किया है 10th क्लास के इंग्लिश की, आपको पहले से ही जो चैप्टर्स हमने अपलोड किए हैं वो आपको हमारी इस चैनल प्रेपेक्स IQ पे मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स वगैरह जो है वो आपको हर चैप्टर के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो डू फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, एंड दैट्स ऑल।